दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे थर्मल एक्सपेंशन का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो अब जल्दी से हम उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि ये एक हॉलो डिस्क है और इस डिस्क का टेम्परेचर बढ़ाने पर बताइए R1 क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट या डाटा इनसफिशिएंट। तो आंसर क्या बोलेंगे हम? आंसर होगा इंक्रीज होगा। सही बात है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इसका रेडियस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, अगर R2 के बारे में पूछते तो क्या होगा? सर R2 भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, R2 माइनस R1 के बारे में पूछते दोस्तों तो क्या बोला जाता? देखो सर, R2 माइनस R1 तो ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है सर, R2 माइनस R1 जो है वो ये वाली डिस्टेंस है। तो अगर मैं बात करूँ इस डिस्टेंस की, इस लेंथ की, तो हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो लेंथ है वो बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये R2 माइनस R1 भी बढ़ेगा। क्लियर है क्या इतना? है ना। और ऐसे ही R1 प्लस R2 अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी बढ़ेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि बताइए L1 लेंथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले है क्या, पहले देख लो। यहाँ पर एक ट्राइंगुलर शीट है जिसके अंदर इस तरह से एक केविटी बनी हुई है, राइट। और यहाँ पर बोला है कि ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L3 है और ये लेंथ L4 है। तो बताइए ये चारों लेंथ क्या होंगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना ये तो। भाई हमको सीधी बात है कि केविटी का साइज़ भी इंक्रीज होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना। तो हम ये बोलेंगे कि L1, L2, L3 एंड L4 चारों के चारों इंक्रीज होंगे। क्लियर है क्या? याद रखना, ये दो एटम के बीच की दूरी, भाई अगर अपन को ये वाले L1 बतानी है लेंथ, तो आप दो एटम चुनो ऐसे और दो एटम के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आपकी लेंथ बढ़ गई। इसी तरह से L2 भी बढ़ेगा, इसी तरह से L3 भी बढ़ेगा और L4 भी बढ़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बताइए लेंथ का क्या होगा? तो लेंथ अपन क्या बोलेंगे? सर L1, L2, L3 तो बढ़ेगा, इतना तो तय है, मगर एंगल का क्या होगा बताइए? जो एंगल है ये थीटा, इसका क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, थीटा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो अच्छे से। थीटा जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो जितने भी एंगल होंगे अपने पास, यहाँ पर जो तीनों एंगल है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इस शीट का साइज़ इस तरह से बढ़ेगा कि यहाँ पर जो एंगल होंगे ना आपके तीनों की तीनों, ये तीनों हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, एंगल नहीं बदलता टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। क्लियर है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंगल नहीं बदलेगा, तो इसीलिए इसका शेप नहीं बदलता। मतलब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही रहेगा, है ना। बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा, बस इस तरह से हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होगा कि ट्राइंगल है तो वो स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो शेप नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए आपका जो ये एंगल है ना थीटा, ये चेंज कभी भी नहीं होते हैं थर्मल एक्सपेंशन में। ठीक है, तो एक बात आपको ये वाली नोट डाउन करके रखना होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये एक रिंग है और इस रिंग की जो रेडियस है वो है R, और ये रिंग जो है ये इतनी है पूरी। ठीक है, ये इसके बीच में गैप खाली है, कितना है? L लेंथ का। तो आपसे ये कहा गया कि बताइए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेडियस का क्या होगा और इस लेंथ का क्या होगा? तो जाहिर सी बात है भाई रेडियस तो बढ़ेगी, है ना। अब बताइए लेंथ का, L का क्या होगा? तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर लेंथ घटेगा, तो ये आंसर पूरी तरह से गलत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना अब जो हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैंने दो एटम के बीच की दूरी, ये जो दो लिए अपने दो एटम ले लिए और उसको L लेंथ बोल दिया, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो लेंथ है ये लेंथ इंक्रीज होगा। और क्या बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो गैप होगी वो भी बढ़ेगी। अब एक तरीका तो मैंने आपको यही बता दिया सीधे सीधे कि आप दो एटम चुने और आप उनके बीच की जो दूरी होगी टेम्परेचर के साथ देख लें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वो दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो आंसर है इंक्रीज होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरी रिंग को बढ़ा दें। ऐसे जब रिंग बड़ी हो जाएगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी। क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिंग बढ़ गई, ये तो अपन को पता है ना, रेडियस बढ़ेगा, ये तो अपने को पता था। तो ये अपने इंक्रीज कर दिया, राइट। और अभी अभी हमने कहा था कि थीटा कभी भी नहीं बदलता। तो एक काम करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना इनिशियली, इसका कुछ एंगल मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है।
तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर साइज जरूर बढ़ेगा मगर एंगल कभी भी नहीं बदलेगा। तो एंगल नहीं बदलना चाहिए। तो एंगल अगर नहीं बदला है तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट थे वो अब यहाँ पर आ जाएंगे ना। और तुम ये देख सकते हो कि अगर मेरा एंगल नहीं बदला है तो ये वाला पॉइंट जो है ए और बी वाला पॉइंट अब वो पी और क्यू बन गया है, जो कि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। तो आंसर होगा इसका कि एल भी इंक्रीज होगा। बात क्लियर हो गई अपने को। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनके ऊपर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से इसमें दिमाग भी लगाना। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। 2 कैसे स्फीयर्स अपने पास? आइडेंटिकल। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो क्वेश्चन ये आपसे कहा गया कि अगर हम दोनों स्फीयर्स का टेम्परेचर सेम राइज करें तो बताइए ए और बी में कौन ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर हम इनको सेम हीट प्रोवाइड करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बोला गया है? सेम हीट प्रोवाइड करें तो ए और बी में से कौन ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल स्फीयर से, आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि वो हर चीज़ में सेम है, उनका वॉल्यूम भी सेम है, शेप भी सेम है, रेडियस भी सेम है, उनका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी सेम है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने टेम्परेचर सेम राइज करा तो कौन ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अगर दोनों को सेम हीट प्रोवाइड करी गई तो ए और बी में से कौन ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। तो आई होप कि आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है और तभी इस सॉल्यूशन को देख रहे हो। दोस्तों, अगर अभी तक नहीं करा है तो स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और फिर अब इसका सॉल्यूशन देखना। चलिए, तो अब इसका हम सॉल्यूशन बता देते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, इफ़ T1 इज इक्वल टू T2, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम राइज करा जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर टेम्परेचर सेम राइज करा गया है और दोनों ही आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो हमें तो सिर्फ क्या होगा आंसर कि अगर सर वॉल्यूम दोनों का बराबर है, अगर वॉल्यूम दोनों का बराबर है और आपने टेम्परेचर राइज करा तो हम ये सीधे सीधे बोलेंगे कि सर उनका एक्सपेंशन भी सेम हो जाएगा। तो मतलब ए इज इक्वल टू बी। ये बात सही है क्या? है ना, क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है? वी नोड अल्फा डेल्टा, अल्फा तो नहीं गामा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वी नोड गामा डेल्टा टी। तो अगर गामा भी सेम है, वी नोड भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम राइज करा गया तो सीधी बात है उनका वॉल्यूम एक्सपेंशन भी सेम ही होगा। तो आंसर आएगा ए इज इक्वल टू बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि अगर दोनों को हम सेम हीट दें, अगर दोनों को हम सेम हीट दें तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप ए वाले को देखोगे तो अगर मान लो ए का वॉल्यूम बढ़ा तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, है ना, और बी का वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए वाला जो वॉल्यूम है जब वो बढ़ा तो उसका सेंटर जो है ना बेटा वो ऊपर शिफ्ट हो गया, और सेंटर ऊपर शिफ्ट हुआ है। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं करा जा रहा सेम, यहाँ पर क्या करा जा रहा है कि दोनों को सेम हीट प्रोवाइड करी गई है। तो अब हीट तो एक एनर्जी है, तो जब आपने इसको हीट दी तो इस हीट का कुछ पोर्शन इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन करने में जाएगा और कुछ पोर्शन इसके सेंटर ऑफ मास को ऊपर लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सेंटर है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है, सेंटर ऑफ मास जो है आपका ऊपर शिफ्ट हुआ है, मतलब आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करा है। तो मतलब कि जो आपने एनर्जी दी उसका कुछ हिस्सा इसको एक्सपेंड करेगा और उसका कुछ हिस्सा इसके सेंटर ऑफ मास को ऊपर लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर का जो एनर्जी था वो कुछ सेंटर ऑफ मास को ऊपर ले जाने में खर्चा भी हुआ है। मगर दोस्तों यहाँ बी वाले की बात करें ना अगर अपन, तो यहाँ पर तो आप देखोगे कि ग्रेविटी तो सपोर्ट कर रही है उसको, आपका तो जो सेंटर है वो नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी तो उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसका साइज़ जो है वो नेचुरल जो बढ़ना चाहिए था वो तो आराम से ही बढ़ेगा, हो सकता है ज़्यादा बढ़े। ठीक है, क्योंकि जो आपने इसको हीट दी है उससे ये पूरा की पूरा एक्सपैंड ही हुआ है, इसमें इसने कोई भी एनर्जी को
अलग पार्ट में यूज़ नहीं करा, जबकि इस वाले पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में आपने एनर्जी का कुछ हिस्सा उसके सेंटर ऑफ मास को ऊपर ले जाने में लगा दिया, ठीक है, वर्क डन कर दिया, जबकि सेकंड वाले में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, आपको कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो आप आंसर ये बोलेंगे कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ा तो बी का टेम्परेचर, बी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा राइज करेगा और ए वाले का जो वॉल्यूम होगा वो कम राइज करेगा। तो आंसर विल बी बी इज़ ग्रेटर देन ए। क्लियर है क्या? अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अब थर्मल एक्सपेंशन समझ में आने लगा है। चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को रहने देते हैं, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि थियरी तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है पहले, है ना। लेक्चर नंबर 1 में पूरी थियरी अपनी कंप्लीट हो गई है और अब लेक्चर नंबर 2 में अब हम उसके ऊपर कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो अब हेडिंग डालिए आप लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट लेते समय टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक मैं आपके सामने बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हमारे पास एक वुडन रॉड है। अब वुडन रॉड लिया है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस वुडन रॉड का साइज़ नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लकड़ी की है ये, तो इसका साइज़ वाइज नहीं बढ़ने वाला टेम्परेचर बढ़ाने पर। मगर इसका जो हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, वो एक मेटेलिक स्केल से लिया जा रहा है। क्लियर है क्या बात आपको? अब जाहिर सी बात है कि भैया मेटेलिक स्केल है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल का साइज़ बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, ये एक मेटेलिक स्केल है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका साइज़ बढ़ेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। एक होता है ट्रू वैल्यू और एक होता है मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को ही कहा जाता है, एक्चुअल वैल्यू को कहा जाता है ट्रू वैल्यू। और मेजर वैल्यू किसको कहा जाता है? मेजर वैल्यू उसको कहेंगे हम जो कि हमको मेजरमेंट के द्वारा वैल्यू प्राप्त होगी, वो हमारे लिए मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है क्या? अब जैसे मान लीजिए कि इस रोड की जो एक्चुअल लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और हमने इस मेटेलिक स्केल के द्वारा मेज़र करा और ये 4 सेंटीमीटर की रोड है। क्लियर है क्या? अब दोस्तों, मान लो कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब हमने पहले ही कहा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा तो इस मेटेलिक स्केल की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो पहले तो आप मुझे आंसर दो कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस रोड की लेंथ जब हम मेज़र करेंगे तो हमें ज़्यादा मेज़र होगी या कम मेज़र होगी? मतलब कि आपको 4 से ज़्यादा आंसर मिलेगा या 4 से कम? पहले तो ये सोच के बताऊं। हाँ, तो आंसर क्या होगा? 4 से कम। क्यों ऐसा सर? क्योंकि सर आपकी जो लेंथ है ना, ये 4 सेंटीमीटर मेटल की, इस मेटेलिक स्केल की, एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने से सर वो लेंथ बढ़ जाएगी ना। बात समझ में आ रहा है? और अगर 4 सेंटीमीटर आपका पहले यहाँ आ रहा था तो अब यहाँ पर आने लगा, इट मीन्स अब आपके पास रोड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि जो ये डिविजन्स है ना आपके पास, जो ये डिविजन्स हैं वो भी इंडिविजुअली बढ़ेंगे। सही बात है, ये डिविजन्स भी बढ़ेंगे। तो जब हर एक डिवीजन बढ़ेगा तो जो पहला 1 इधर आ रहा था तो ऑटोमेटिकली पहला 1 अब थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए आएगा ना, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर आने लगेगा। इसी तरह से जो सेकंड नंबर होगा वो भी शिफ्ट होगा, इसी तरह से थर्ड नंबर भी शिफ्ट होगा और इसी तरह से आपका 4th नंबर भी शिफ्ट होगा। और अब अगर आप इसकी लेंथ मेज़र करने गए तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर ये कितना वैल्यू दिखाएगा? फॉर एग्जाम्पल 3.2 वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पहली बात, ये 3.2 हमारी कौन सी वैल्यू मानी जाएगी? तो ये होगी मेजर वैल्यू। अच्छा, और ये जो 4 सेंटीमीटर है वो क्या मानी जाएगी? हमारी ट्रू वैल्यू। क्लियर है क्या? तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको तो ये पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस में हमारी स्केल बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट बताया करती थी। 20 डिग्री सेल्सियस में हमारी स्केल एकदम करेक्ट मेजरमेंट बताया करती थी, मगर गर्मी का मौसम आया और वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया। अब हमने हमारी स्केल से किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेना चाहा तो जाहिर सी बात है हमें वो मेजरमेंट एक्चुअल लेंथ से कम मिलेंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लो मुझे उस गर्मी के मौसम में ट्रू वैल्यू चाहिए, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालें? तो दोस्तों, उसको निकालने का तरीका देखिए क्या होगा। चलिए मान लीजिए कि भैया ये जो
ये जो लेंथ है वो डेल्टा एल है। ठीक है दोस्तों, मान लो कि ये जो लेंथ है ये डेल्टा एल है। तो हम ये बोल सकते हैं ना दोस्तों कि जो ट्रू वैल्यू होगी वो हमारे मेज़र वैल्यू प्लस डेल्टा एल के बराबर होगी ना। जैसे भैया यहाँ पर जो मेज़र वैल्यू आई है वो इतनी थी, 3.2 थी। अगर मैं उसमें डेल्टा एल और ऐड कर दूँ तो मुझे इसकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, है ना। मेरा आंसर मतलब 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूँ, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, तो ये अपने पास बनेगा फॉर्मूला ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेज़र वैल्यू इंटू ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेज़र वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अल्फ़ा किसका लिया बच्चे? रोड तो हमारी बढ़ नहीं रही है ना, हमारा जो स्केल है उसका ये। तो ये हमारे पास अल्फ़ा एस है। क्लियर है? ये अल्फ़ा एस है अपने पास, अल्फ़ा ऑफ स्केल। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो हम यहाँ पर ट्रू वैल्यू कैसे निकाला करेंगे? जो भी हमारी मेजर वैल्यू होगी हम उसमें डेल्टा एल ऐड करेंगे। इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। ट्रू वैल्यू इजिकल टू मेजर वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। जल्दी से दोस्तों इसे नोट डाउन कर लो। अब थोड़ा सा ना इसके अंदर हम और समझते हैं। अभी तो क्या हुआ दोस्तों कि गर्मी के मौसम में हमने जब मेज़र करा तो हमारी जो स्केल थी ना वो एक्चुअल लेंथ से कम लेंथ बताया कर रही थी। अब मान लो जैसे अभी तो फ़िलहाल पे क्या हुआ है ना कि हमने वुडन रोड लिया था, मगर दोस्तों अगर मान लो हमने यहाँ पर रोड जो है वो भी मेटेलिक लिया होता तो यहाँ पर क्या होता? सोच के बताओ कि गर्मी के मौसम आने पर ये रोड भी बढ़ जाती, है ना, और आपकी स्केल भी बढ़ जाती। अब रोड में भी चेंज है और आपकी स्केल में भी चेंज है। अब आपसे बोल रहा है गर्मी के मौसम में कि बताइए इस रोड का एक्चुअल लेंथ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ समझ रहे हो आप क्या हुई? अगर मान लो हमारी स्केल सही होती, मान लो कि हमारी स्केल वुडन की बनी होती, तो अब आपका क्या है, वो जो रोड है वो बढ़ गया। तो मतलब एक तो उस रोड की रीडिंग में फॉल्ट आया, सही बात है। और जिस स्केल से आप रीडिंग ले रहे हो वो खुद एक फॉल्टी है, मतलब एक गलत स्केल मानी जा रही है। और उसके बावजूद भी आपको आंसर बिल्कुल सही बताना है, एक्चुअल वैल्यू का बताना है ना। तो अब कैसे करें? तो ध्यान से समझिएगा, आंसर आप सुनिए, आंसर है आपके पास, ध्यान से लिखना। तो आपका आंसर होगा कि ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर वैल्यू इनटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो तुम बोलोगे सर फॉर्मूला तो सेम ही है। नहीं नहीं, ये जो अल्फ़ा है ना आपके पास, इसकी वैल्यू आप लिखना अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केल माइनस अल्फ़ा रोड। क्लियर है क्या दोस्तों? अगर आप इस वाले फॉर्मूला को यूज़ कर लोगे ना तो आपके सारे के सारे आंसर सही चले जाएंगे। क्लियर है क्या? अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप बिल्कुल अलग से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मगर आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल आराम से यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, अगर गर्मी के दिनों में क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर गर्मियों के दिनों में आप लोगों से बोला जाए कि रोड की भी लेंथ चेंज हो रही है और स्केल की भी लेंथ चेंज हो रही है, तो आप तो सीधे सीधे बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मतलब जो हमने पहले बोला वही फॉर्मूला है। और उसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसको हम लिख देंगे अल्फ़ा स्केल माइनस अल्फ़ा रोड, बस आपके आंसर एक्चुअल मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, तो अब हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। मतलब ये कि टेम्परेचर के कारण पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये एक पेंडुलम है जिसका लेंथ एल है ना, जो ये स्ट्रिंग है, ये जो मेटेलिक स्ट्रिंग है उसका लेंथ एल है। तो हम सबको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो होता है 2π में L/G। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर से हम देख के सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो इसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है क्या? और ये सीधी सी बात है कि अगर हमने टेम्परेचर को राइज करा, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर लेंथ बढ़ गई तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो भी बढ़ेगा। और टाइम पीरियड का बढ़ने का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो बच्चे? कि जो हमारे ये जो पेंडुलम है, पहले मान लो ये 4 सेकंड में आया करता था, यहाँ से गया और वापस से जब लौट कर आया तो वो 4 सेकंड में आ रहा था। मगर अब क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब वो जाएगा और वापस आएगा तो उसको अब 5 सेकंड लगेंगे। समझ में आ रहा है?
तो पहले 4 सेकंड लग रहे थे, अब उसको 5 सेकंड लग रहे हैं, मतलब कि उसको अब समय ज़्यादा लगने लगा है। तो मतलब कि घड़ी हमारी जो है वो यहाँ पर स्लो हो गई है। क्या आपको बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, आप ये पहचान सकते हो ना कि घड़ी स्लो हुई या फास्ट, ये तो बहुत आसान है ना। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला आपको पता है। अब मान लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है ये किसी टेम्परेचर थीटा नोड पर लिया जा रहा है। बच्चों में थीटा नोड टेम्परेचर बोल रहा हूँ, थीटा नोड टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर को टी नोड नहीं बोल सकता दोस्तों, क्योंकि आप फिर टी और टी में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर को थीटा नोड ले लिया। तो ये अपने पास हो गया टेम्परेचर, ठीक है। ये अपने पास इनिशियल टेम्परेचर है, जिसमें घड़ी का जो टाइम पीरियड है वो 2π√में एल नोड बाय जी था। क्लियर। अब मान लीजिए कि मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, थीटा डेज कर दिया। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो बदल जाएगा, टी डेज बन जाएगा, और क्या हो जाएगा 2π√में एल डेज बाय जी। सीधी बात है, लेंथ बदल जाएगी। और हमें ये सबको पता भी है कि जो लेंथ हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर एल डेश इजिकल टू एल नोड इंटू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। इतनी बात अपने को सबको क्लियर है क्या, है ना। ये अपने पास लेंथ हो जाएगी। तो चलिए अब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 2π√में एल डेश बाय जी, तो एल डेश की वैल्यू कितनी है, एल नोड इंटू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन में जी। अब ध्यान से देखिए, 2π√में एल नोड बाय जी, ये तो अपना टी है ना, तो अपन इसको लिख सकते हैं ना टी डेश इजिकल टू टी इंटू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा की होल पावर 1/2। आप ये तो बोल ही सकते हो, सही बात है क्या, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। बाइनोमियल में ये बोला जाता है कि 1 + x की पावर अगर n है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 + nx, ठीक है। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास x जो है वो बहुत ही छोटा हो 1 से। ये बात क्लियर हुई क्या। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 1 + x की पावर n को हम 1 + nx लिख सकते हैं, मतलब उसकी पावर से आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर हटा सकते हैं। तो अब ध्यान से समझना, ये तभी लगा सकते हैं जब x 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो ये लिखा है 1 और इसको मान लेता हूँ मैं x। क्लियर। अब दोस्तों ये जो x होना चाहिए वो 1 से पहली बात तो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जो अल्फ़ा होता है ना हमारा, वो जनरली 10⁻⁻5 के करीब होता है ना। किसी भी मेटल का अगर आप देखें तो अल्फ़ा आपके पास 10⁻⁻5 के करीब होता है। तो अगर आपने अब 10⁻⁻5 ये है और डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर राइज कितना करोगे भाई। जैसे ठंड चल रही है तो अपने पास 10 डिग्री टेम्परेचर था, अब गर्मी आ गई है, ठीक है। तो आप 50 डिग्री तक जा सकते हो एक्सट्रीम पर। तो 50 डिग्री, चलो आप 100 डिग्री इंक्रीज़ कर दो टेम्परेचर, ठीक है। तो 100 डिग्री इंक्रीज़ करने के बावजूद भी जो आपका अल्फ़ा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10⁻⁻5 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस मिलकर भी अभी ये 10⁻⁻3 तक पहुँचेंगे। और 10⁻⁻3 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि 0.001, मतलब ये कि आपके पास 1 के कंपैरिजन में अभी भी जो ये वैल्यू है ये बहुत छोटी हुई ना। तो इसलिए हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो ये समझ में आया कि आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ कैसे करना है ना, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से, टी डेश इजिकल टू टी इंटू 1 + 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। मतलब आपके पास जो पावर थी ना वो आगे मल्टीप्लाई हो गई। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों कि डेल्टा टी इजिकल टू टी इंटू हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो बेटा ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। क्लियर है क्या। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में प्रोसीड कर रहा हूँ, बच्चे ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब अपन यहाँ पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया अभी कि डेल्टा टी इजिकल टू टी इंटू हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो पहले तो इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, है ना, बहुत अच्छे से इसका मतलब समझना है हमें। देखिए मान लीजिए कि टेम्परेचर थीटा नोड पर जो हमारा पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टी है। कितना है, टी, ठीक है। अब जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब थीटा कर दिया बढ़ाकर, तो जो हमारी घड़ी का जो लेंथ है वो बढ़ गया है। अब घड़ी का जब लेंथ बढ़ गया है
तो जो अब टाइम पीरियड है वो अब टाइम पीरियड भी बदल गया है, और टाइम पीरियड कितना हो गया हमारे पास, टी प्लस डेल्टा टी। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब उसका टाइम पीरियड टी प्लस डेल्टा टी बन गया। मतलब ये दोस्तों कि टी समय पर उसके अंदर चेंज आ गया, एक एरर आ गया डेल्टा टी का। क्लियर है क्या दोस्तों? इतना भी आपको क्लियर हो रहा है क्या? है ना? तो ये अपने पास टी समय में आने वाला एरर है। पहले मान लो वो 4 सेकंड का पेंडुलम था, अब उसको ऐसा मान लो कि 4.1 सेकंड लगने लगा, मतलब 0.1 सेकंड का एरर आने लगा। ये बात समझ में आएगा ही क्या? है ना? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम पीरियड, है ना? ये चेंज है, टी समय में आने वाला एरर है, टी समय में आने वाला चेंज है ये। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ड्यू टू टेम्परेचर। इसको आप लिख देना, क्या लिखोगे, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ड्यू टू टेम्परेचर। इतने का चेंज आया है आपके पास। क्लियर? अब दोस्तों ये तो अपने पास एक फॉर्मूला हो गया, है ना? ये तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर अब जो मैं बताऊंगा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, तो डेल्टा टी, और इसको अगर नीचे ले जाएं तो डेल्टा टी बाई टी बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम डेल्टा टी बाई टी इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। और ये है आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है क्या? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका मतलब ये है, ये जो इधर लिखा है इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल चेंज, इसको हम बोलेंगे, लिखिएगा फ्रिक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। और ये ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड जो है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। फ्रैक्शनल चेंज जो है वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन, ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला बता, ये जो बता रहे हैं हम आपको, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये अभी आपको, अभी इसका महत्व नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? अभी तो जैसा पढ़ाया है ना, वैसा कि वैसा लिख लो। क्या बताया आपको कि भैया टी समय में आने वाला जो एरर है वो ये रहा फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया अभी। और ये जो है इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, जो कि उसके टाइम पीरियड से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा फ्रिक्शनल चेंज है ना, वो किसी भी टाइम पीरियड का हमारे पास पेंडुलम क्यों ना हो, मतलब हमारे पास जो पेंडुलम है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास पेंडुलम इतनी लेंथ का हो, इतनी लेंथ का हो, इतनी लेंथ का हो, इतनी लेंथ का हो, कितनी भी लेंथ का हो, है ना? और इन सबके टाइम अलग ही क्यों ना हो, T1 T2 T3 T4, हमें इससे मतलब ही नहीं है। इन सब का अगर अल्फ़ा सेम है ना, अगर अल्फ़ा सेम है ना, ध्यान रखना मेडिकल वाले बच्चों को सीधे पूछ लेते हैं इसे, है ना? तो भैया अगर इनका अल्फ़ा सेम है ना, तो इन सब का फ्रिक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, जेई वाले बच्चों को भी नोट करना है कि पेंडुलम कैसा भी बना हो, उसका टाइम पीरियड कितना भी हो, उसका फ्रिक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड हमेशा सेम ही रहता है, अगर उसका अल्फा सेम है तो। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर हुई? इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगर आपको इतना समझा चुका हूँ और अगर आप इतना समझ चुके हो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इस फॉर्मूले का असली महत्व समझते हैं कि किस तरह से इसका यूज करा जाता है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड का। देखिए, जैसे कि दोस्तों आपके क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि मान लीजिए आपकी जो घड़ी है या आपका जो पेंडुलम है, आपका जो पेंडुलम है वो 2 सेकंड का टाइम पीरियड रखता है अपने पास। ठीक है, 2 सेकंड का उसका टाइम पीरियड है ना? उसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड का। अब मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसके अंदर 0.01 सेकंड का एरर आने लगा। अब एरर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना? पर अभी हमने बोला कि ये 0.01 सेकंड का एरर आने लगा। क्लियर? कितने में? एक पूरे चक्कर काटने में उसको 0.01 सेकंड का एरर मिलने लगा। तो मतलब ये बोलूँगा ना मैं कि 2 सेकंड में उसको 0.01 का एरर आ गया।
0.01 सेकंड का एरर आ गया। अच्छा, अगर आपसे दोस्तों वो पूछे कि बताइए अगर 2 सेकंड में इतना एरर है तो 1 घंटे में कितने का एरर होगा, तो आप कैसे करोगे दोस्तों? आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, 2 सेकंड में इतने का एरर है, ठीक है, 2 सेकंड में इतने का एरर है, तो 60 सेकंड में मतलब कि 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में कितने का एरर आ जाएगा? तो आप इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सही बात है, तो 0.3 सेकंड का एरर आ जाएगा। और अगर 1 मिनट में इतने का एरर है तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट, ठीक है, तो 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 1 आवर में कितने का आ जाएगा? तो आप बोलोगे 60 इंटू 0.3 सेकेंड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपके पास 1.8 सेकेंड का एरर आ जाएगा। अब बात समझ रहे हो क्या? मतलब देखो भैया, 2 सेकंड में सिर्फ 0.01 का एरर था, मगर अब हम जब 1 घंटे का एरर देखने लगे, 1 घंटे में चेक करा हमने, तो 1 घंटे में हमारी जो घड़ी है वो डिजिटल वॉच से 1.8 सेकंड पीछे हो गई है। और अगर मैं इसी तरह से पूरे 24 घंटे का चेक कर लूँ, मतलब 1 दिन तक इसका एरर चलने दूँ इसी तरह से घड़ी को, तो 1 दिन में मेरी घड़ी कितनी पीछे हो जाएगी ये वाली? तो आप क्या करोगे सर, आपके पास सर 24 घंटे होते हैं 1 दिन में, तो 24 घंटे में कितना पीछे हो जाएगी? 24 इंटू 1.8। बात समझ में आ रही है क्या? इतना आपके पास घड़ी पीछे हो जाएगी। क्लियर है क्या? जो कि इफेक्टिवली आपको समझ में आता भी है ना, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे 24 इंटू 1.8 तो ये लगभग 43.2 सेकंड के करीब चले जाएगा। मतलब 1 दिन में हमारी घड़ी इतने सेकंड पीछे हो गई है। क्या अब आपको पूरी पूरी बात समझ में आई? देखो, क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछता है वो, ये जो मैंने आपको बताया है ये बस आपको स्टार्टिंग करी है मैंने समझाने की, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है कि अगर हमारी घड़ी का जो एक टाइम पीरियड होता है, अगर मान लो उसके अंदर कुछ एरर आ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से, फॉर एग्जांपल 0.01 का आया, तो अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था तो 2 सेकंड में हम बोलेंगे 0.01 का एरर आया। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए कि 1 दिन का, 1 साल का, 1 महीने का, 1 महीने में कितना घड़ी पीछे हो गई, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करके बता सकते हो। क्लियर है क्या? है ना? चलिए अब मैं थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे किसी थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ, समझिए ध्यान से, है ना। क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके पास? आपको बोला जाएगा कि थीटा टेम्परेचर पे आपका जो टाइम पीरियड आ रहा है ना वो टी था, थीटा टेम्परेचर पर आपका जो टाइम पीरियड है वो टी है, और थीटा डेज टेम्परेचर पर आपका जो टाइम पीरियड है वो मान लीजिए टी डेज हो गया। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो टाइम पीरियड है वो बदल गया, मतलब कि यहाँ पर एरर आ गया आपके पास। कितने का एरर आया? डेल्टा टी का। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, कि पहले टी था और अब टी डेज हो गया, मतलब एरर आ गया है, ठीक है। तो आपसे वो पता है क्या पूछेगा कि बताइए कि 24 घंटे में आपकी घड़ी डिजिटल घड़ी से कितना पीछे हो जाती है। बच्चों, वो यहाँ पर आपको 24 घंटे भी दे सकता है कि 24 घंटे में कितना पीछे हुई, आपको वो बोल सकता है कि 2 दिन में कितनी पीछे हुई, 10 दिन में पीछे कितनी हुई, इस तरह से भी दे सकता है। 1 महीने में कितनी पीछे हो गई, वो ये भी दे सकता है। क्लियर है क्या? तो ये रेंज वो डिसाइड करके दे देगा आपको कि भैया इतने दिन में हमारी घड़ी डिजिटल घड़ी से कितना पीछे हो गई। क्लियर है क्या? तो मैं ऐसा बोल देता हूँ क्वेश्चन में कि मान लीजिए टाइम में, टी समय में आपकी घड़ी कितना पीछे हो गई, तो आपको बताना है कि टी समय में आपकी घड़ी कितना पीछे हो गई, तो आपके पास डेल्टा टी फाइंड करना है आपको। ये बात समझ में आ रही है? तो करने का तरीका क्या होगा? तो दोस्तों आप ये बोलोगे देखो सर बड़ा आसान है सर, एक्चुअल में मेरी जो घड़ी थी वो ये वाली थी, ठीक है, टी सेकंड वाली। तो हम बोलेंगे कि सर कि अब हमारा जो टी सेकंड है, अब हम बात करें तो टी सेकंड में हमारी घड़ी में अब ना डेल्टा टी का एरर आने लगा सर। भाई जैसे हमारी घड़ी पहले 2 सेकंड में 2 सेकंड बता रही थी, 2 सेकंड में 2 सेकंड को बता रही थी, मगर अब मान लो कि वो 2 सेकंड में 2.01 सेकंड को बता रही है, तो मतलब 0.01 का एरर आया ना 2 सेकंड में। तो इस तरह से बोलेंगे हम कि सर टी सेकंड में हमारे पास डेल्टा टी का एरर आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 1 सेकंड में डेल्टा टी बाई टी का एरर आया। बोलो हाँ या ना, ये बोल सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो 1 सेकंड में इतने का एरर आया, तो मुझे पूछा गया कि बताइए टी समय में कितने का एरर आया, तो आप बोलोगे सर टी सेकंड में हम बोलेंगे कि डेल्टा टी बाई टी
इंटू टी सेकेंड का एरर आया है, मतलब ये एरर है, मतलब यही तो अपने पास डेल्टा टी है, ये एरर है। समझ गए? ये एरर किस में आने वाला है? ये एरर टी समय में आ रहा है। क्लियर? तो आंसर जो अभी अपन ने निकाला है उसको ध्यान से समझना। डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ, ये कितना आ रहा है? डेल्टा टी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, डेल्टा टी बाई टी कर लेते हैं इसको। डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा टी बाई टी। और दोस्तों इसकी वैल्यू आप क्या लिखे हो पता है पिछली बार? याद करो, ये हाफ अल्फा डेल्टा थीटा था। अब ध्यान से समझना, मतलब ये दोस्तों की डेल्टा टी बाई टी की जो वैल्यू है ना, वो आपके पास हाफ अल्फा डेल्टा थीटा आया। अब तुमको वो चीज़ चमकेगी जो मैंने आपको बताया था। दोस्तों क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन क्या था कि थीटा पर आपका टेम्परेचर, थीटा पर आपका टाइम पीरियड टी था, थीटा डेज कर देने पर आपका जो टाइम पीरियड है वो बदल गया और डेल्टा टी का एरर आने लगा। तो मतलब कि आपका टाइम पीरियड टी का है, भाई आपका टाइम पीरियड टी का है पेंडुलम का, ठीक है, पेंडुलम का टाइम पीरियड टी का है, तो टी में वो डेल्टा टी का एरर ला रही है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि मान लो 24 घंटे में कितना एरर आया, 25 घंटे में कितना एरर आया, है ना, आपको बोला 10 महीने में कितना एरर आया, तो आपको बस वो दे दिया कि टी समय में कितने का एरर आया है। तो अब आपने आंसर क्या बोला कि इतने का एरर आया है इतने समय में, ठीक है, जो कि ये वाला फॉर्मूला है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इस फॉर्मूले से मैच करता है। डेल्टा टी बाई टी इजकल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, जो कि था फ्रिक्शनल चेंज ऑफ टाइम पीरियड, फ्रिक्शनल चेंज ऑफ टाइम पीरियड, याद करो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। तो दोस्तों इसमें इस डेल्टा टी का मतलब ये है कि टी समय में आने वाला चेंज, टी समय में आने वाला चेंज। और इस डेल्टा टी का मतलब क्या था कि घड़ी का टाइम पीरियड अगर टी का है, घड़ी का टाइम पीरियड अगर टी का है, तो उसमें जो चेंज आएगा टाइम पीरियड में आने वाला चेंज, ये क्या है? टाइम पीरियड में आने वाला चेंज। और ये क्या था? टी समय में आने वाला चेंज। दोस्तों समझ में आ रही है बात? ऊपर वाला क्या है? टी समय में आने वाला चेंज, और ये वाला क्या है? टाइम पीरियड में आने वाला चेंज। और दोनों के फॉर्मूले सेम है, खास बात यह है। तो अब मैं आपको जो क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि कभी भी आपके पास मान लो इस तरह से बोला जाए कि थीटा पर उसका टाइम पीरियड जो है वो टी था और थीटा डेज पर उसका टाइम पीरियड मान लो टी डेज हो गया। अच्छा, ऐसा होने पर क्या हो जाएगा बेटा? एरर आ जाएगी। सही बात है, डेल्टा टी की एरर आ गई। तो क्वेश्चन क्या बोला? थीटा पर उसका अगर टाइम पीरियड टी था और थीटा डेज पर अगर उसका टाइम पीरियड टी डेज हो जाता है, तो बताइए कि 24 घंटे में, या बोले 48 घंटे में, या बोले 10 दिन में, या बोले 20-50 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, कुछ भी बोल सकता है समय, तो है ना, कि इतने समय में आपकी घड़ी कितना पीछे हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर 1 मिनट में पूछेगा तो हमारे पास जो घड़ी हमारी रहेगी वो डिजिटल घड़ी से थोड़ा कम पीछे रहेगी, ठीक है, माइनर से पीछे रहेगी। मगर अगर मैं इसी चेंज को ऑब्जर्व करूँ 1 महीने के लिए, 1 महीने, है ना, तो थोड़ा सा हमें एरर और बड़ा दिखेगा। और अगर मैं 1 साल का समय ले लूँ कि 1 साल में हमारी घड़ी कितना पीछे होगी, तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, वो 1 घंटा भी पीछे हो सकती है ऐसे में। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? तो वो आपसे क्या बोलेगा कि भैया थीटा पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही था और टाइम पीरियड था वो बिल्कुल सही था, टी था। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उससे आपका घड़ी जो है वो उसकी लेंथ बढ़ गई और टाइम पीरियड चेंज हो गया। और टाइम पीरियड में कितना का चेंज आया? तो बोलना डेल्टा टी का आया। क्लियर है क्या? तो उन्होंने बोला कि बताइए टी सेकेंड में या टी समय में कितना, टी समय में आपकी घड़ी कितना पीछे हो गई, मतलब आपको डेल्टा टी पूछना चाहता है, वो आपकी घड़ी कितना पीछे हो गई ऐसा पूछ रहा है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ इतना सा कहना है आप लोगों से कि जो ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो ना कि डेल्टा टी बाई टी इजिकल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये आप जानते हो ना फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में आप क्या करना, देखो इस फॉर्मूले में मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला डेल्टा टी क्या है? ऊपर वाले डेल्टा टी का मतलब है कि इसके टाइम पीरियड जो टी है ना, ये इसका जो नीचे वाला टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड टी में आने वाला चेंज, इसका मतलब ये होता है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप ना
इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर लेना और क्या कहना कि जो हमारी घड़ी है ना उसका टाइम पीरियड टी नहीं, उसका टाइम पीरियड स्मॉल टी है। सीधे सीधे क्या करना है, समझ में आ रहा है क्या? मान लो उसने बोला कि भाई 24 घंटे में कितना पीछे होगी, तो तुम अपनी घड़ी को ना, घड़ी का टाइम ना 24 घंटे ले लेना। अगर आपको बोले कि हमारी घड़ी ना 10 दिन में कितनी पीछे हो गई, तो आप क्या कर लेना, आप ये वाले जो टाइम को 10 दिन ले लेना। 10 दिन। आपसे बोला जाए कि भाई बताओ कि 1 साल में कितना पीछे हो गई, तो आप अपने इस टी टाइम पीरियड को कितना ले लेना, 1 साल। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये अगर 1 साल ले लोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो डेल्टा टी होगा वो 1 साल में आने वाला चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ना कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कभी भी टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता। तो आपका कितना भी टाइम पीरियड हो, है ना, आपका यह फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे कि हमारी घड़ी में थोड़ा सा एरर आया तो बताइए 2 साल में, 10 साल में, 50 साल में कितने हमारी घड़ी जो है कितना डिजिटल घड़ी से पीछे हो जाएगी। तो अगर आपसे ऐसा कहे तो आप तो बस क्या मानना, नीचे वाले टाइम को वही टाइम रख देना, ये वाला जो टाइम है ना वो यहीं पर रख देना, तो ऑटोमेटिकली ये जो डेल्टा टी है वो उसी समय में आने वाला चेंज मिल जाएगा आपको। क्या अब आपको बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? पक्का? ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, तो मैं आपको इसके ऊपर एक आधी क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अब एक क्वेश्चन लिखिए जिससे कि आपको ये समझ में आने लगे, है ना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, लिखिए अ पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन आयरन रोड। लिखिए अ पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट of an iron rod connected to a small heavy bob, connected to a small heavy bob। मतलब आपको इस तरह से एक पेंडुलम दे दिया गया। क्लियर है? आगे बोला है इफ इट इज डिजाइंड टू कीप करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ इट इज डिजाइंड टू कीप करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस में भाई साहब ये करेक्ट टाइम बताती है। ठीक है, मतलब ये अपने को टी टाइम बता देगी। तो बोला ये है कि हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर हमने इसको 20 डिग्री सेल्सियस से अब कहाँ पर रख दिया, 50 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया, तो बताइए हमारी घड़ी फास्ट होगी या स्लो, और वो भी कितना फास्ट या कितना स्लो हो जाएगी। और एक आपको गिवन दिया है, गिवन दैट अल्फ़ा फॉर रोड, मतलब जो ये स्ट्रिंग है ना इसके लिए अल्फ़ा दे रखा है कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ये दिया है आपको। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको? क्या दिया है कि भैया एक पेंडुलम है, 20 डिग्री सेल्सियस पे वो करेक्ट टाइम बताता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस में अगर उसको रख दिया जाए तो बताइए अगले 24 घंटे में ये हमारी घड़ी कितना पीछे हो जाएगी। 24 घंटे में हमारी घड़ी कितने का एरर शो करने लगेगी। तो सबसे पहली बात, हमारे इस वाले केस में क्या हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाया गया है। टेम्परेचर को बढ़ाया मतलब लेंथ बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, तो मतलब कि टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हो जाएगा कि हमारी घड़ी स्लो हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो उसने बोला था हाउ फास्ट और स्लो, तो बोल देना आंसर स्लो हो जाएगी। अब कितना स्लो होगी, तो अब सुनिए। तो देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, 24 घंटे में बताना है ना, तो अपनी घड़ी का इस तरह से बना दो कि उसका टाइम पीरियड ही 24 घंटे हो जाए। ठीक है, तो 24 आवर, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻5, तो हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा कितना हो गया 30। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया, ख़त्म। बात समझ में आई आपको, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 24 आवर में बच्चे कितने सेकंड होते हैं पता है क्या? 24 आवर में तो ये होते हैं 86,400। अब ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेना, है ना, कि 1 घंटे में इतने होते हैं तो 24 घंटे में कितने होंगे, निकाल सकते हो आप, है ना। नहीं तो फिर आपको ये लो, इधर बाजू में हम बता देते हैं कि भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, और 24 घंटे में कितने हो जाएंगे, 24 घंटे में हो जाएंगे 24 इंटू 60 इंटू 60। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली 86,400 सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब वापस से आते हैं अपने पास। तो इसको सॉल्व कर लें तो कितने का चेंज आ गया, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 86,400 इंटू 1/2
इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 30। इसको बच्चे आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास ये कहीं पर नज़दीक 15.6 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इतने का चेंज आएगा। क्लियर है? आसान था ना? ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब लोग, फॉल्टी थर्मामीटर। जल्दी से हेडिंग डालिए, फॉल्टी थर्मामीटर। फॉल्टी थर्मामीटर मतलब ये है कि आपके पास जैसे जनरली क्या होता था अभी तक कि जो हमारे पास जो थर्मामीटर है वो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री का बताता था, है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट बताया करता था, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री का हुआ करता था। ये तो बात सही है ना? मगर अब फॉल्टी थर्मामीटर है, तो फॉल्टी थर्मामीटर में क्या हो रहा है, आपके पास वो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ और बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि भैया उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो उसने बदल दिया। मान लो कल को वो 20 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट बोलने लगा और 140 या 150 डिग्री सेल्सियस उसने बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया। आप बात समझ रहे हो ना? कुछ भी उसने फॉल्ट है वो, ठीक है, ये उसकी गलती से हो रहा है कि उसमें एरर है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है 20 डिग्री पर और बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है 150 डिग्री पर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए अगर मैं इस थर्मामीटर से, कौन से थर्मामीटर से, इस वाले से जो फॉल्टी है, इस थर्मामीटर से अगर अपना कुछ भी टी टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ तो आप बताइए कि इसके हिसाब से ओरिजिनल थर्मामीटर की क्या रीडिंग होगी। इसके हिसाब से, इसके करस्पॉन्डिंगली ओरिजिनल थर्मामीटर की क्या रीडिंग होगी, ये पूछता है। तो दोस्तों इसको करने का बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल सिंपल। आप क्या करिएगा, जैसे आपको पहले भी पता होगा कि स्केल रीडिंग, जैसे मान लो आपको सबको पता है, ये मान लो इसका टेम्परेचर टी है, तो टी माइनस, इसको एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, लोअर फ्रीजिंग टेम्परेचर, और इसको बोल देते हैं अपर बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, या इसको ऐसा बोल देते हैं लोवेस्ट फॉल्ट टेम्परेचर। ठीक है, LFT का मतलब हो गया लोवेस्ट फॉल्ट टेम्परेचर, और ये हो जाएगा अपर फॉल्ट टेम्परेचर। ठीक है, लोवेस्ट फॉल्ट टेम्परेचर और अपर फॉल्ट टेम्परेचर। तो उसके हिसाब से आप क्या बोलोगे कि T माइनस LFT डिवाइडेड बाय UFT माइनस LFT। तो भैया ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंगली C ढूंढना है तो आप बोल देना C/100 के बराबर होगा। ये मैंने आपको थर्मोमीट्री में बता रखा है, तो आसान था ये। क्लियर है? कैसा कर लोगे क्या? इसके हिसाब से इसका अगर आंसर निकाले तो क्या हो जाएगा सर? बड़ा आसान है, C/100 इजिकल टू T माइनस, अब T क्या है, मान लो उसने बोल दिया भैया यहाँ पर 80 डिग्री पर पूछा है कि भैया हमारे इसमें इस थर्मामीटर के हिसाब से 80 है, तो बताइए कि एक्चुअली वो इस स्केल के हिसाब से कितना है। तो आप बोलोगे 80 माइनस 20 अपॉन में 150 माइनस 20। तो उसको सोल्व कर लेना आप, कितना आ रहा है ये, है ना? तो ये कितना आ जाएगा 60, और नीचे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 130। ठीक है, तो भाई सब 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपके पास कितना 600 डिवाइडेड बाय 13। इसको सोल्व कर लेगा, आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? आसान था, है ना? चलिए, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबको नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा है कि जैसे मान लो कोई भी बॉडी है और उस बॉडी का मान लो कुछ भी हमने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ इस तरह से बनता है ना, mr²। भाई एक आगे की टर्म होती है कुछ भी, 2/5 mr² हो सकता है, mr²/2 हो सकता है ना, 2/3 mr², कुछ भी हो सकता है, मगर mr² का टर्म जरूर आएगा दोस्तों, है ना? ये बात तो मानते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, अगर बात करें इनिशियली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा mr² था जैसे, तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया अब, तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसका शेप बदल जाएगा, है ना, उसका थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। तो क्या होगा उससे ध्यान से समझना।
हमारे पास जो मास होगा वो तो बदलेगा नहीं, मास तो सेम रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसका रेडियस बदल गया, तो मतलब अब हमारा जो है वो रेडियस आर डैश हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया आर डैश का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई डैश इजिकल टू एम इंटू आर डैश का स्क्वायर, है ना। तो अब हमारे पास आई डैश को हम देखें तो हमारा आई डैश हो जाएगा एम इंटू आर डैश की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, आर डैश की वैल्यू सर आर डैश इजिकल टू होगा आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। भाई यही तो होगा रेडियस, है ना, क्योंकि लेंथ इसी तरह से चेंज होती है। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल दो उसकी, कितना हो जाएगा वैल्यू इसके, यहाँ पर हो जाएगा आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी पावर क्या है 2, तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ क्या ऐसा, एम आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की होल पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, है ना। तो देखो दोस्तों अपना आंसर तो ये बन रहा है, क्लियर। मगर वही बात है कि अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी, अब अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बहुत कम होती है। तो अगर मेरा अल्फा डेल्टा टी जो है वो अगर 1 से बहुत ही कम है तो क्या मैं यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन फिर से यूज़ कर सकता हूँ और फॉर्मूला बना सकता हूँ आई डैश इजिकल टू एम आर स्क्वायर। अच्छा एम आर स्क्वायर को तो मैं लिख दूँ आई नोड, है ना, तो ये हो जाएगा आई, इनिशियल वाला आई, ठीक है। तो आई डैश इजिकल टू आई इंटू, अब ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, क्लियर है क्या, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन से अपन ने ये आंसर लिख दिया। क्या बात सबको समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसका डेल्टा आई लिखना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोलना 2i अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दे देना, आसान था, है ना। जो भी आपके पास फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, उसमें आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप देख लो कि इफेक्ट क्या आया है। इसमें रेडियस बदल गई थी, हमने रेडियस की वैल्यू डाली, फॉर्मूला वापस से बनाया तो अपने पास ये बना और उसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा के ये क्रिएट कर दिया। क्लियर है क्या, आसान था, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप सब लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, कि डेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान से समझना इधर से बच्चे, इधर से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, तो दोस्तों डेंसिटी क्या होती है अपने पास, तो रो नोड इजिकल टू एम बाय वी नोड, ये हम बोल सकते हैं, डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारी डेंसिटी बन जाएगी रो डैश, क्लियर। तो रो डैश इजिकल टू मास तो कभी चेंज नहीं होगा, तो मास तो इतना ही है, तो रो डैश इजिकल टू एम अपान में वी डैश, वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ एम अपान में वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वी डैश इज वी नोड 1 प्लस गामा डेल्टा टी, सर गामा डेल्टा टी वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना इसलिए। तो एम बाई वी नोड को तो मैं लिख दूंगा रो, ठीक है। तो भैया ये लिख दिया हमने रो नोड अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो सर हमारे पास आंसर बना रोडेस का कि रोडेस इजिकल टू बन गया रो नोड अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है दोस्तों। तो भैया ये अपने पास डेंसिटी का वेरिएशन होगा, क्लियर है क्या। अब दोस्तों मान लो कि डेंसिटी जो है ये जो गामा डेल्टा टी जो है, अगर वो गामा डेल्टा टी बहुत ज़्यादा छोटा है तो वापस हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, पहले तो उसको हम ऐसा लिख दें कि ये रो नोड इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। इस नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर माइनस में आ जाएगी, सीधी बात है ना। तो हमने ऐसा लिख दिया। और अगर मान लो मेरा गामा डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, गामा डेल्टा टी मेरा बहुत छोटा है, तो मैं इसमें बाइनोमियल्स लगा के इस माइनस पावर को नीचे ले आऊँगा, तो मतलब ये बन जाएगा रो नोड इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। मगर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला बताया है ये कब वैलिड है, जब गामा डेल्टा टी कब 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। अदरवाइज आप यही वाला फॉर्मूला लगाना, पक्का समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि जो डेंसिटी है वो इस तरह से चेंज होती है ना। तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी जो है वो घट रही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो क्वांटिटी है वो घटेगी, और ये मतलब क्वांटिटी घटेगी तो मतलब डेंसिटी घटेगी, है ना। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, और ठंडा वाला पानी नीचे चले जाता है। सही बात है। चलिए बढ़े आगे अपन। चलिए दोस्तों तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप सब लोग,
इफेक्ट ऑन बायंसी, इफेक्ट ऑन बायंसी, ठीक है। तो बायंस फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा, बायंस फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा। भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि बायंसी फोर्स क्या होता है, ठीक है। बायंसी फोर्स क्या होता है सबको पता है क्या, पानी में लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो है ना, पानी ऊपर की तरफ धक्का मारती है, तो उसी को हम बायंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चे, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि ये अपन ने पानी ले लिया और इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से डुबा दिया, ठीक है। तो इतना पानी में डूबा हुआ है, बाकी हिस्सा उसका बाहर है, क्लियर है। इस तरह से आपको दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देखेंगे कि बायंस फोर्स जो होता है वो होता है रो वी जी। क्या होता है, रो वी जी। अब मैं थोड़ा सा टर्म्स क्लियर कर देता हूँ जिसको नहीं पता उसके लिए। यहाँ जो रो होता है वो होता है लिक्विड का, ये क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्लियर। ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है उस ऑब्जेक्ट का जितना डूबा है ना, सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ये इसका, ठीक है। जितना पानी के अंदर है ना वो वॉल्यूम है ये। तो हम वॉल्यूम को लिखेंगे कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जितना उसने पानी डिस्प्लेस करा हुआ है, मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, या बॉडी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, क्लियर। और जी अपना ग्रेविटी है। पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से कर लिया आप लोगों ने। अब इसका फॉर्मूला अपन बना के देखते हैं, देखिए क्या बनेगा। ये तो बायंस फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला हुआ। अब मान लो भैया मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब हमने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो दोस्तों अगर टेम्परेचर बढ़ाया मतलब पानी भी गर्म हो गया और वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर है तो वो भी गर्म होगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड में भी फर्क आएगा और इस बॉडी के वॉल्यूम में भी फर्क आएगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो बायंस फोर्स हो चुका है अब एफ बी डैश वो क्या हो जाएगा सर, रो डैश वी डैश जी, क्योंकि दोनों बदलेंगे। अच्छा रो डैश क्या हो जाएगा, पानी के वॉल्यूम में कितना फर्क आएगा, डेंसिटी, पानी की डेंसिटी में। तो अभी हमने पढ़ा कि वो हो जाता है रो अपान में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। भाई गामा डेल्टा टी वाला फॉर्मूला अपान वाला ये वाला इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं मान रहा, तो इसलिए डेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने लिख लिया 1 अपान रो अपान में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और ये जो गामा है वो है लिक्विड का, ये ध्यान रखना, ये लिक्विड का है, ठीक है, पानी के लिए लिखा जा रहा है। और वॉल्यूम लिखना है अब, तो वॉल्यूम किसका लिखा जाएगा सर, ये हो जाएगा वी नॉट, मतलब जो इसका इनिशियल वॉल्यूम था वो, तो वी डैश इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब ध्यान से समझना बेटा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी से पूरी की पूरी क्वांटिटी मत कट कर देना ऐसे करके, है ना, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला गामा ये उस बॉडी के लिए है, ठीक है, ये उस बॉडी के लिए दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसमें गामा बी लिख रहा हूँ, गामा फॉर बॉडी, और नीचे वाला जो गामा है वो किसके लिए, लिक्विड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रो डैश की वैल्यू, ये हो जाएगी वी डैश की वैल्यू, ठीक है, ये वी डैश की वैल्यू हो गई और इंटू जी, क्लियर। अब अगर अपन इसको देखें तो ये हो जाएगा रो वी जी, इसको अपन उठाकर क्या करो एफ बी बोल दूँ, तो ये हो जाएगा एफ बी इंटू, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा एफ बी इंटू 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा बायंस फोर्स का, मतलब कि अब जो लिक्विड में आपका जो सब्सटेंस पड़ा हुआ है ना उस पर बायंस फोर्स इस तरह से लगेगा। अब ध्यान से समझना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए टेम्परेचर बढ़ाया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ डूबेगा या और ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, या जितना वो अभी डूबा था उतना ही डूबे रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों वो सब डिपेंड करता है इस बायंस फोर्स पर, ठीक है, कि बायंस फोर्स बढ़ गया तो वो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फेंका जाएगा, है ना। अगर बायंस फोर्स कम हो गया तो वो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ डूबेगा, और अगर वो सेम रहा तो वो वहीं की वहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हो कि इस पूरी क्वांटिटी में ना आप देखोगे कि 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी और अपान में है 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। तो आप ये सीधे सीधे बोल सकते हो ना कि अगर आपके पास गामा फॉर सब्सटेंस ज़्यादा हुआ गामा फॉर लिक्विड से,
है ना, सब्सटेंस का अगर आपके पास गामा ज़्यादा है लिक्विड से तो आप बोलोगे कि हमारा जो बायन्स फोर्स है वो बढ़ जाएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा, है ना, आपके पास एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और आप ये बोलोगे तब कि हमारा जो बायन्स फोर्स बढ़ गया मतलब कि वो अपथ्रस्ट बढ़ गया, और अपथ्रस्ट बढ़ गया मतलब कि क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर इसका उल्टा हो जाए तो हम बोलेंगे हमारा बायन्स फोर्स घट गया, मतलब कि हमारा अपथ्रस्ट जो है वो कम हो गया, और अपथ्रस्ट कम हो गया तो हमारा वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सिंक करेगा, डूबेगा। और अगर वो दोनों बराबर हैं तो ये दोनों क्वांटिटी कट जाएंगी और एफ बी के बराबर रहेगा, तो मतलब बोलेंगे हम ये सेम रहेगा। क्लियर है क्या? आसान था ये कि बायन्स फोर्स में क्या वेरिएशंस आ सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। और ये सेम टेम्परेचर राइजिंग में बताया मैंने, है ना, जैसे भाई टेम्परेचर हमने मान लो बढ़ाया, समझना मेरी बात ध्यान से, है ना, टेम्परेचर बढ़ाया, ये तब की बात करी गई है, टेम्परेचर बढ़ाया है तब की बात है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगी, है ना, और ये वाली पॉजिटिव रहेगी तो आपके पास 1 प्लस गामा डेल्टा टी जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब आपके पास बायन्स फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और डिक्रीज आने पर वो इस तरह से अपोजिट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बस अब ये एंड होने वाला है पूरा जो थर्मल एक्सपेंशन है। कुछ एक दो प्रॉब्लम बनती हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे थ्योरी फेज में, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास मान लो ये कंटेनर है और उसके अंदर हमने ऐसे पानी भर रखा है, ठीक है, उसके अंदर हमने बिल्कुल एकदम फुल पानी भर रखा है, लबालब पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल पर हम ये बोल सकते हैं कि जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो हमारे इस बॉडी के वॉल्यूम के या कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है ना। तो ये कंटेनर हो गया और ये लिक्विड हो गया हमारा। क्लियर है क्या? तो अब मान लो ये जो कंटेनर है उस कंटेनर का आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, तो मैं इसके लिए गामा सी दे देता हूँ और जो लिक्विड है उसके लिए मैं गामा एल दे देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या आएगा। एक कंटेनर है, उसके अंदर पानी भर रखा है या कुछ भी लिक्विड भर रखा है। अब जब मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो सकता है बताओ, पहले तो खुद सोचो। सर अगर कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर चले जाएगा और आपको ये जो पानी है वो थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा, मतलब कि एक गैप नज़र आएगी, ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू कंटेनर, तो आपका जो पानी है वो बाहर की तरफ धुल जाएगा, ये बात सही है। और एक ये हो सकता है कि दोनों सेम वॉल्यूम एक्सपैंड करें तो मतलब उतना की उतना पानी है ना बना रहेगा। तो इस तरह से बनाया जा सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। तो चलिए समझते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा। तो इनिशियली मान लेते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो वी नोट है, तो जाहिर सी बात है कि पानी का वॉल्यूम भी वी नोट मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने लबालब भर रखा है बिल्कुल एकदम फुल। क्लियर है? तो हम ये कहेंगे कि लिक्विड का जो एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब वी एल डैश जो होगा वो होगा वी नोट इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ये बात सही। और इसी तरह से मैं अगर इस कंटेनर के बारे में बात करूँ तो वी सी डैश हो जाएगा हमारे पास वी नोट इंटू 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी, ये बात क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं कि ये पता करना है अगर हमें कि पानी ढुला या पानी नहीं ढुला, ये अगर अपने को पता करना है तो हम कैसे करेंगे कि सर डेल्टा वी की वैल्यू क्या आती है। डेल्टा वी की वैल्यू मतलब ये कि भैया वी एल डैश माइनस वी सी डैश की वैल्यू क्या है। तो ये कितनी आ रही है देखो ध्यान से, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, वी नोट इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ठीक है, और माइनस वी नोट इंटू 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी। और अब अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो भाई साहब वी नोट से वी नोट कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा वी इंटू डेल्टा टी, कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो वी डेल्टा टी इंटू गामा एल माइनस गामा एस, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा, ठीक है। बच्चे आपको रटना वटना नहीं है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर मान लो चेंज इन वॉल्यूम मतलब गामा एल इजिकल टू गामा एस हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि गामा एल इजिकल टू गामा एस है, मतलब कि
ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा पास वैसे की वैसा सिचुएशन रहेगा जैसा इनिशियल था। मगर अगर मान लो कि गामा एल ज़्यादा है गामा एस से, ठीक है, लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड एक्सपेंशन ज़्यादा है एस कंपेयर टू गामा एस, तो आप क्या बोलोगे बच्चे, जल्दी बताओ। तो भैया हम ये बोलेंगे सर जो हमारा वॉल्यूम है लिक्विड का वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, इसलिए जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। तो मतलब सिचुएशन ऐसी बनेगी कि सर पानी है ना, मतलब इसके अंदर से पानी जो है वो बाहर आने लगा। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरह से हो जाएगा। अब अगर मान लो अपन मान लेते हैं कि गामा एल जो है वो कम है गामा एस से, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे कि सर हमारा जो पानी है ना वो थोड़ा सा नीचे हाइट तक चले जाएगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ हमें गैप नज़र आने लगेगी। सर बात क्लियर है क्या? तो इस केस में जो पहला वाला केस था ना बच्चे, इस केस में वो पूछेगा कि बताओ कितना पानी धुल गया, दूसरे केस में पूछेगा कि कितनी हाइट उसमें कम हो गई, वो ये पूछेगा, और तीसरा वाला केस तो कम पूछे जाएंगे, है ना। तीसरे वाले केस आपके पास क्या होगा कि गामा एल इजकल टू गामा एस हो, मतलब कि जैसा सिचुएशन अभी था बिल्कुल वैसे के वैसा बना रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया है। तो नेक्स्ट इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कि क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी जैसे बताया कि ये हाइट के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, तो चलिए दोस्तों इस हाइट को हम पता करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला हमने क्वेश्चन कि अगर हमारे पास इस कंटेनर का एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू लिक्विड का एक्सपेंशन, है ना, तो कंटेनर ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लिक्विड की हाइट थोड़ी नीचे दिखाई देगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये डेल्टा एच क्या है, ये डेल्टा एच क्या है। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों अभी अभी हमने जब फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला क्या था, तो वो आया था डेल्टा वी इजकल टू वी डेल्टा टी इन टू गामा एल माइनस गामा एस। ये फॉर्मूला आया था कि नहीं, है ना, ये अपने पास फॉर्मूला था। अच्छा दोस्तों, आप सबको वैसे पता हो ये एस मतलब वैसे कंटेनर है, हाँ, एस मतलब जो है वो कंटेनर है। दोस्तों आप सबको अभी पता होगा कि जो कंटेनर है वो सॉलिड का बना हुआ है, तो कंटेनर के केस में कई बार हमें वो क्वेश्चन में गामा इक्वल टू 3 अल्फा यूज़ करने के लिए बोल देता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देकर वो आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लगाने के लिए बोलता है। तो ठीक है, हमको पता है कि गामा सी इक्वल टू 3 अल्फा सी हो जाएगा, है ना, ये हमको पता है। चलिए, तो अब हम आते हैं कि ये हाइट कैसे निकाली जाए। तो ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू एच है ना, हम सबको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो अब अगर मेरा एरिया कांस्टेंट है, अब समझना ध्यान से, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दोनों का सेम रहेगा ना बच्चों। देखो, अगर जितना कंटेनर बढ़ेगा तो एरिया वाइज जो है इस लिक्विड ने भी उतना ही एरिया घेरा होगा ना जितना इस कंटेनर का एरिया होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो दोनों का सेम होगा। इट मीन्स कि ए हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मेरा वॉल्यूम को मैं चेंज करूँ, मतलब डेल्टा वी इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, ए इंटू डेल्टा एच, ऐसा लिख सकता हूँ। तो भैया हम ये बोल सकते हैं ना कि डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा वी बाय ए होगा। ये बात समझ में आई? अब दोस्तों मुझे बताना कि ए किसका लेंगे, ए लिक्विड का होना चाहिए कि कंटेनर का? सोच कर बोलो भाई, लिक्विड तो वही एरिया में आ पाएगा, लिक्विड का तो वही एरिया होगा जो कि उस कंटेनर का होगा। समझ रहे हो? कंटेनर का एरिया ए से 2a हुआ तो लिक्विड को भी 2a ही रहना पड़ेगा ना वहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि वो ए में ही रहेगा। तो भैया क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उसको वही कवर करना पड़ेगा जो उस कंटेनर का है। तो मतलब ये जो कंटेनर का एरिया आना चाहिए यहाँ पर, किसका, कंटेनर का एरिया। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डेल्टा वी कितना होगा बच्चे, तो भैया अभी हमने निकाला है वी डेल्टा टी अपान में गामा इंटू गामा एल माइनस गामा सी, और अपान में अभी हमने बोला एरिया। तो एरिया क्या है अपने देखा, एरिया हो जाएगा सर कंटेनर का, और कंटेनर का अब जो एरिया बन चुका है ए सी डैश, वो कंटेनर का बन चुका है ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चे में? भाई जैसे मैं गामा सी इजकल टू 3 अल्फा सी लिख सकता हूँ, तो बीटा सी इजकल टू 2 अल्फा सी भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बीटा डेल्टा टी की जगह, मतलब 1 प्लस बीटा डेल्टा टी की जगह 2 अल्फा डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है। तो v बाय एरिया ये हो जाएगा h
इसके हिसाब से, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ये है कि डेल्टा H इज इक्वल टू H डेल्टा T इंटू गामा L माइनस 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा T। क्लियर है क्या? ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। बच्चे ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ये बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, सिखाया है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों जेई में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और नीट से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, नीट के अंदर भी यूज़ हो जाता है और जेई मेंस और जेई एडवांस में भी सब जगह पर ये प्रॉब्लम आया है, ये बात ध्यान रखना। आईआईटी ने भी इसको पूछा है, जेई एडवांस में भी ये 2 से 3 बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा फेमस प्रॉब्लम है। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सारे बताए हैं उन सबको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हमारा पूरी तरह से थर्मल एक्सपेंशन ख़त्म हो चुका है। थ्योरी लेक्चर नंबर 1 में ही पूरी कंप्लीट करा दी थी और लेक्चर नंबर 2 में जितना स्पेशल केस हो सकते थे मैंने सारे के सारे कवर करा दिए हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि आईआईटी और नीट में बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। और एक आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है वो, तो उसको ध्यान से आप सुन लेना, है ना। मैं आपको यहाँ पर अब 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ और ये लेक्चर अपन समाप्त करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लिखिए जल्दी से, सब लोग पहला क्वेश्चन लिखिएगा। अ मेटल रोड ऑफ ए, ऐसे लिखिए, अ मेटल रोड ए ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, अ मेटल रोड ए ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एक्सपैंड्स बाय 0.05 सेंटीमीटर। एक मेटल रोड है ए, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर और एक्सपैंड हो जाती है वो कितना, 0.05 सेंटीमीटर, ऐसा बोला गया। आगे लिखा है व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। लिखिए उसका टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया। आगे लिखा है अनदर रोड बी ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, अनदर रोड बी ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एक्सपैंड बाय 0.04 सेंटीमीटर फॉर द सेम राइजिंग टेम्परेचर। एक बी है, उसकी लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर दी है और उसमें जो चेंज दिया है वो कितना है, 0.04 सेंटीमीटर का, ठीक है, और सेम राइजिंग टेम्परेचर, ये आपको कहा, ठीक। अब आगे बोला है अ थर्ड रोड सी ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, अ थर्ड रोड सी ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ इज मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ रोड ए एंड बी प्लेस्ड एंड टू एंड and expand by 0.03 सेंटीमीटर ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि अब हमने अगर एक रोड बनाई, इस रोड में कुछ हिस्सा ए का है और कुछ हिस्सा बी का है। तो मान लो ये ए का है और इसमें कुछ हिस्सा बी का है, और ये कहा गया क्या, थर्ड रोड सी ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, अगर ये 50 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, और इसमें कुछ हिस्सा ए का है कुछ हिस्सा बी का है, इसमें जो एक्सपेंशन होता है वो है कितने का, 0.03 सेंटीमीटर का। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो डेल्टा टी है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, और ये कहा है, क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द ईच पोर्शन ऑफ कंपोजिट रोड। तो आपको पूछा है फाइंड ईच पोर्शन ऑफ कंपोजिट रोड, है ना, इन रोड सी, फाइंड ईच पोर्शन ऑफ कंपोजिट रोड सी, ठीक है। सी वाले में आपको बताना है कि कितना पोर्शन आपने ए का और कितना पोर्शन बी का यूज़ करा है। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो बच्चे और क्वेश्चन को शुरू कर दो, और अब इसका सॉल्यूशन देखना। चलिए तो मान लेते हैं कि ए का जो लेंथ है वो x है, तो ऑटोमेटिकली बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 50 - x। इतना तो मानते हो, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो दोस्तों
पहला जो दोनों डाटा है ना वो आपको क्यों दिया है आप समझो। इस डाटा से आपको पता है क्या निकालने के लिए मिलेगा, अल्फा ऑफ ए, समझ रहे हो, है ना भाई। जैसे हमको सबको पता है कि डेल्टा एल इजिकल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है, तो भैया हमारा अल्फा फॉर रोड ए क्या हो जाएगा सर, डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, और क्या। तो यहाँ पर हम डेल्टा एल कितना बोलेंगे सर, डेल्टा एल दिया है 0.05, अपान में एल कितना है सर 25 सेंटीमीटर, इंटू डेल्टा टी कितना है सर 100। सोल्व करो बच्चे, इसे सोल्व करो जल्दी से। तो ये कितना आ रहा है सर, अल्फ़ा ए आ रहा है अपने पास नियरली 0.04 अपान में 40 इंटू 100, मतलब 10 टू द पावर नहीं 0.05 अपान में 25 है ना ये। तो 0.05 अपान में 25 इंटू 100 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ये अल्फ़ा ऑफ ए आ गया। इसी तरह से बच्चे इस डाटा से अल्फ़ा ऑफ बी निकाल लो। तो भैया अल्फ़ा ऑफ बी कितना आ जाएगा सर, वही डेल्टा एल अपान में एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये कितना हो रहा है, डेल्टा एल है वही 40 सेंटीमीटर 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 0.04 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, और अपान में है एल मतलब 40 इंटू डेल्टा टी मतलब 100। सो आंसर ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो बेटा अब अपने पास अल्फ़ा ए भी है और अल्फ़ा बी भी है। क्लियर। तो अब आपको बोला है कि अगर अब हमने कुछ एक्स लेंथ ए का और 50 - एक्स लेंथ बी का ले लिया, तो उसमें जो चेंज आता है लेंथ में वो 0.03 का है। तो मतलब डेल्टा एल नेट आपको दे रखा है, डेल्टा एल नेट कितना दिया है 0.03। तो डेल्टा एल नेट की वैल्यू बच्चे क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे। तो बोलोगे सर जो ए इंडिविजुअल कितना बढ़ेगा प्लस बी इंडिविजुअल कितना बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा एल में एक्स, डेल्टा एल इजिकल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी, मतलब एक्स अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -5 डेल्टा टी, तो कॉमन निकाल लिया। तो एक्स इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये हो जाएगा 50 - एक्स इंटू 10 टू द पावर -5, ये हो जाएगा दोनों रोड का, और बाहर लिख दिया डेल्टा टी, और ये बराबर होना चाहिए 0.03 के। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू है 50। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, आपको x की वैल्यू सामने दिख जाएगी। क्लियर है क्या, और आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, कर लोगे इतना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है जो कि ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। अपने थर्मल एक्सपेंशन में बच्चे ज़्यादा कुछ फॉर्मूले है ही नहीं, है ना, ज़रा से फॉर्मूले हैं बिल्कुल, है ना, कि लेंथ में कितना चेंज, वॉल्यूम में कितना चेंज, एरिया में कितना चेंज, बस, है ना, उसी के हिसाब से चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईआईटी में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी, मतलब किसी ना किसी रूप में ये दे देगा आप लोगों को, ये ध्यान रखना, है ना। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये जो मैं अब कराने जा रहा हूँ। और हाँ, नीट को भी मत भूलो, क्योंकि नीट में भी अक्सर पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेंडिंग है ये। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये है, पहले तो क्वेश्चन लिख लो। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, लिखो, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस गिवन बाय p² v³ is equal to constant, given by p² v³ is equal to constant. Then calculate volume expansion of gas, उन्होंने बोला है then calculate coefficient of volume expansion of the gas, then calculate coefficient of volume expansion of the gas, क्या पता करना है, volume expansion of the gas, coefficient of volume expansion of the gas for this process as a function of time, है ना, आपको ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बताना है ना। तो बच्चे आपको गामा गैस के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बताना है, ठीक है। एक बार खुद से एक बार ट्राई कर लो, क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस गिवन बाय p² v³ is equal to constant. Calculate coefficient of volume expansion of the gas for this process as a function of temperature. क्लियर। एक बार सब लोग ट्राई कर लो, स्क्रीन पॉज करो
और अब इसका सॉल्यूशन देखो। चलिए, तो दोस्तों आपको निकालना है अभी गैस के लिए गामा, है ना। तो कैसे निकालें अपन, तो एक काम करते हैं, हमें सबको पता है कि डी वी इजकल टू होता है वी डेल्टा टी। डेल्टा वी इजकल टू क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना डेल्टा वी इजकल टू वी गामा वी डेल्टा टी हो जाएगा, जैसे डेल्टा एल इजकल टू एल अल्फा डेल्टा टी, वैसे डेल्टा वी इजकल टू वी गामा डेल्टा टी। तो क्या मैं इसको डी वी करके लिख सकता हूँ, डी वी इजकल टू वी गामा डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं, सही बात है, लिख सकते हैं। तो ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो अगर मुझे गामा चाहिए ना दोस्तों, गामा, तो गामा के लिए भैया हमें 1/में v इंटू डी वी बाय डी टी चाहिए होगा। तो देखो 1/v तो ठीक है, मगर ये चाहिए कि अपने को डिफरेंशियल फॉर्म में चाहिए पड़ेगा, मतलब डी वी बाई डी टी समथिंग, ठीक है। अब दोस्तों पहली बात यहाँ पर क्या बोली गई है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज, तो एक आइडियल गैस है। देखो भैया हमको टेम्परेचर के फंक्शन लाना है, और यहाँ पर तो पी और वी का फंक्शन है, ध्यान से समझना, यहाँ पर पी वी का फंक्शन है और मुझे टेम्परेचर का फंक्शन लाना है। तो यहाँ बोला है एन आइडियल गैस, तो मतलब हम पी वी इजकल टू एन आर टी यूज़ कर सकते हैं, आइडियल गैस है तो पी वी इजकल टू एन आर टी। तो एक काम करो, हमें यहाँ पर अगर तुम इस वाले को देखोगे, किसको देखो, इसको देखोगे, ठीक है, इस वाले फॉर्म को, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के फंक्शन में मिल जाए तो मैं डिफरेंशिएट करके अपना गामा की वैल्यू निकाल सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं अभी कि मुझे वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मिले, ठीक है। तो मैं प्रेशर को एलिमिनेट कर दूंगा। तो भैया प्रेशर को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्रेशर की जो वैल्यू है भाई वो हम लिख सकते हैं कितना, प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, ये लिख सकते हैं कि नहीं, प्रेशर की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, क्योंकि एन आर तो कॉन्स्टेंट है। तो भैया हम यहाँ पर इसको डाल दें तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, देखो सर, ये बन जाएगा टी स्क्वेयर अपान में वी स्क्वेयर इंटू वी क्यूब इजिकल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये हम बोल सकते हैं भाई एन आर तो एक कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्स्टेंट यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखते हो कि पी इजिकल टू एन आर टी बाई वी लिखते हो, और एन आर तो कॉन्स्टेंट है, तो वो तो कॉन्स्टेंट में ही चले जाएगा ना। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं हम फिर, है ना। तो इसको अगर हम कट करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वेयर वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, क्लियर है, टी स्क्वेयर वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वी जो होगा हमारे पास वो होगा, कॉन्स्टेंट को अगर मैं के बोल देता हूँ, कॉन्स्टेंट को अगर के बोल दें तो वी इजिकल टू के बाय टी स्क्वेयर बन गया। तो देखो बच्चे, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया कि वी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्लियर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, है ना। अब हम अपना वो डिफ्रेंशिएट वाला दिमाग दौड़ाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी इजिकल टू, है ना, अब हमारा आंसर आने वाला है, देखो डी वी बाई डी टी मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, सब सही बात है। तो भैया हम बोलेंगे डी वी बाई डी टी इजिकल टू, ये हो जाएगा के इंटू, ये हो जाएगा माइनस का 2/में टी क्यूब, क्लियर है क्या। तो हमने डी वी बाई डी टी निकाल लिया। अब एक काम करो, इसको 1/v से डिवाइड मार दो तो आपका गामा बन जाएगा ये, है ना। तो ये गामा बन गया, तो 1/v से इधर डिवाइड मारा तो 1/v से इधर डिवाइड मारना पड़ेगा, और v की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर बाय के, क्लियर है। तो भैया देखो के ने के को मार दिया और टी स्क्वेयर से ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -2/t, और यही उसका आंसर है, क्लियर है क्या, यही इसका आंसर है। तो बस इस तरह से हमें दिमाग लगा के करना पड़ता है बच्चों। क्या करा हमने, बड़ा आसान था, उसने ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले तो समझा कि हमें गामा निकालना है, और गामा निकालना है तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिफरेंशियल फॉर्म आ रहा है। तो अब हमने क्या करा, इसके लिए पहले तो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ढूंढा। तो पी वी इजिकल टू एन आर टी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ढूंढ लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करा और आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगली बार अब जब ये आईआईटी में आएगा या नीट में आएगा तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, क्लियर, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट करके लिख देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी